हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 22 जून। चलिए आप देखते हैं क्या था। एक तो पेज वन पे था सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा है। कुछ इसका एडिटोरियल के बाद पे भी था। देखिए, एक तो पहले आप 21 जून के लेक्चर अगर नहीं सुना है तो उसको सुन लीजिएगा प्लीज। उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने कहा था, क्या उन पॉइंट्स को लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पेटिशनर के वकील ने क्या कहा है। तो उससे क्या है, ये आपके पॉइंट्स बन जाएंगे, आप कोट कर सकते हो उनके पॉइंट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सॉलिड आंसर बन जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप ये कह रहे हो कि ये वन टाइम डिजास्टर नहीं है इतना लंबा डिजास्टर है, तो इसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में वन टाइम डिजास्टर वाली बात हुई है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इस पे अप्लाई नहीं होगा इस पेंडेमिक पे? सुप्रीम कोर्ट का पहला इसका आंसर तो ये है कि जब गवर्नमेंट ने कल कहा था कि ये वन टाइम डिजास्टर है, प्लीज ये पहले आप ना 21 जून का एनालिसिस जरूर सुन लीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप कह रहे हो कि वन टाइम डिजास्टर नहीं है, तो आपका मतलब क्या है कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में नहीं आएगा क्या ये पेंडेमिक? अगर वो कहते हैं, फिर उसके बाद पैसे की बात आई। कहते हैं अगर आपके पास पैसा है, देखिए दो ऑप्शंस लेके चलेंगे, या तो आपके पास पैसा है या तो नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो, और अगर ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आ रही है चीज, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 12 में ये क्या कहा गया है कि आपको कोविड 19 विक्टिम्स को कंपनसेट करना पड़ेगा। आपने खुद इसको डिक्लेयर करा था नेशनल डिजास्टर। और नेशनल डिजास्टर में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में सेक्शन 12 कहता है कि आपको जो विक्टिम्स हैं उनको एक रिलीफ देना पड़ेगा। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि इनको हम रिलीफ नहीं दे सकते अगर आपके पास पैसा है तो? अब कहते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि आप इतना बड़ा सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप? सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट 8,000 करोड़ का है ये। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो कैसे हो रहा है? दूसरा कहते हैं कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें डिप्लॉय करने हैं फंड्स हेल्थ केयर में, एनहांस सोशल प्रोटेक्शन, सपोर्ट इकोनॉमिक रिकवरी। चलिए माना हमने। रेदर आप ये दिन आप एक टाइम का कंपनसेशन नहीं देना चाहते, बहुत अच्छी बात है। आपका जो फोकस है इन प्रोवाइडिंग एसेंशियल सप्लाईज और अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना, हम मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमने सेकेंड वेव में भी देखा है कि हमारे जो ये सेकेंड वेव को वर्ष जो बनाया है, वो बनाया है पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने और लो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर में। हम मानते हैं। मगर एक हेल्पिंग हैंड लेंड करना फैमिलीज को, जिन्होंने अपने अपना लोगों को खोया है, जो ब्रेड विनिंग लोगों को खोया है, उस टाइम सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारी होनी चाहिए। जो आप कहते हैं कि सेंटर जो आप फ्री वैक्सीन दे रहे हो, अब आपको एक अपना क्लियर रोड मैप स्पेल करना चाहिए कि आप यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ सिस्टम लेके आए। ये सब चीज़ें, क्योंकि लोगों के जो खर्चे हुए हैं वो ज़्यादातर कहाँ हुए? मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हुए हैं। आप देख मानेंगे नहीं कि 2-2 3-3 लाख रुपए पर डे खर्चा है लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। दूसरा पॉइंट आपने कहा है होम मिनिस्ट्री ने कि सिर्फ कंपनसेशन देना इट वुड बी नैरो, और खाली एक डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर कर देना इट इज़ नॉट द गुड इंटरवेंशन। चलिए वो भी माना, मगर हमने आपकी बात कि नहीं, इट इज़ नॉट अ गुड इंटरवेंशन। मगर जिन फैमिलीज ने अपने ब्रेड विनर्स खोए हैं और जो बच्चे ऑर्फन हुए हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपके पास पैसों की अगर हेजिटेशन हो रही है तो आप हेजिटेट मत करिए। आप अपनी टैक्स बास्केट को रिव्यू कर सकते हैं। जो वेल्दीएस्ट हैं वो कंपनसेट कर सकते हैं फॉर दोज हु हैव हिट द हार्डेस्ट। ठीक है। तो ये आप अपनी जब ये जब सब जिरा चल रही होती है ना सुप्रीम कोर्ट में, उन आंसर्स में आप अपनी जगह ना छोड़ दीजिए करिए, ताकि जो जो नए नए पॉइंट्स ऐड होंगे हम उसको ऐड ऑन करते रहेंगे। प्लीज़ 21 जून का एनालिसिस सुन लेना, उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और कुछ पॉइंट्स हमारे लोगों के, उसके बाद देखते हैं आने वाले टाइम में इसके ऊपर क्या होने वाला है। एक तो सीबीएसई ने ये एक छोटा सा क्वार्टर, जैसे हमने देखा था कि क्या असेसमेंट करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसकी थोड़ी बहुत इम्प्लीकेशंस देखी थी। मैंने उस टाइम भी कहा था थोड़ी जगह छोड़ देना। तो उन्होंने कहा है सीबीएसई ने कि भैया जो बच्चे खुश नहीं होंगे अपनी असेसमेंट को लेके, तो उनके लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी रखेंगे, और उसकी डेट दिए बिटवीन August 15 एंड September 15। देखिए आपका जब तक मेंस आएगा, जब तक हो सकता है क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें एग्जैक्ट क्लियर पोजीशन आ जाएगी। तो उस टाइम हम देख लेंगे इसमें क्या होता है। उसके बाद एक पेज 4 पे था लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ बीटी कॉटन। देखिए बीटी के बारे में हमने सारा डिस्कस किया था 19 जून के एनालिसिस में, प्लीज़ सुन लीजिएगा अगर आपने नहीं सुना है तो। उसमें कहा है कि इसका थोड़ा-सा इन्होंने इम्पैक्ट देखा है कि क्या नॉर्थ इंडिया पे रहा है इसके अडॉप्शन पे। उन्होंने कहा है बहुत इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स रहे हैं। जब से कमर्शियलाइज़ेशन हुआ है बीटी कॉटन की, उसमें फिर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है इंसेक्टिसाइड यूज़ बाय वॉल्यूम में भी और एप्लीकेशन में भी। उससे क्या एनवायरमेंटल को भी डिक्लाइन होने से हमने बचाया है, ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट को भी हमने रोका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं इंसेक्टिसाइड्स।
अब कहते हैं कि कॉटन यील्ड भी बढ़ी है हमारी इन द पास्ट 13 इयर्स। कॉटन यील्ड भी बढ़ी है, बारिंग द ओनली एक्सेप्शन बीइंग 2015 जब ये अटैक हुआ था, पेस्ट अटैक हुआ था। कहते हैं भैया पेस्टिसाइड बट इंसेक्टिसाइड्स का तो यूज़ हमने कम देखा है, मगर पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है एक ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ है इन बीटी हाइब्रिड्स। ठीक है? और जो नॉन बीटी वैराइटीज़ हैं उसमें हम देख रहे हैं पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम हो रहा है। देखिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नो डाउट रिड्यूस हुआ है, बट पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है वो इंक्रीज़ हो गया बीटी हाइब्रिड्स में। और जो नॉन बीटी वैराइटीज़ हैं उनमें बल्कि रिड्यूस हुआ है पेस्टिसाइड्स का यूज़। अब कहते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आई है, हमने ना जो हमने कंप्लीटली रिलाय करे हैं ना हम बीटी कॉटन पे, हमने इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करा इनटू द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। उस वजह से व्हाइट फ्लाई की प्रॉब्लम हम देख रहे हैं नॉर्थर्न इंडिया में, और पिंक बॉलवर्म की वे देख रहे हैं वेस्टर्न इंडिया, स्पेशली महाराष्ट्र में देखने को दिखती है। और इनकी जो ये दोनों के दोनों हैं, पिंक बॉलवर्म और व्हाइट फ्लाई, ये रेजिस्टेंस हो चुकी, इनकी रेजिस्ट हो चुकी है बीटी कॉटन से। उस वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है, ये स्टडी ने कहा है। हमें थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा ऐड ऑन करने होंगे पॉइंट्स, उसमें लगेंगे। हमने क्या करा है कि इंडिया ने सबसे बड़ी गलती क्या करी है कि हम जब से बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस हुआ है 2002 में, हम कल्टीवेट कर रहे हैं लॉन्ग ड्यूरेशन हाइब्रिड्स। जबकि जो दूसरी बीटी कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज़ है, जैसे चाइना हो, यूएस हो, उन्होंने ओपन पॉलिनेटेड कॉटन वैराइटीज़ ग्रो करना शुरू कर दिया रेदर देन द हाइब्रिड्स, ओपन पॉलिनेटेड कॉटन वैराइटीज़। उस वजह से क्या है, पिंक बॉलवर्म जो है, इट इज़ गोइंग रेजिस्टेंट टू टॉक्सिन्स इन इंडिया। नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहती है कि हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम लाना चाहिए। उसमें क्या होगा कि हम क्रॉप रोटेशन करेंगे ऑफ कॉटन विद अदर क्रॉप्स। उससे हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा इंसेक्ट्स का, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स एंड पैरासाइट्स दैट डेवर पिंक बॉलवर्म्स। मतलब वो ऐसे इंसेक्ट्स और बायोलॉजिकल ये वे है कंट्रोल करने का पेस्ट को, जो ये बॉलवर्म और ये व्हाइट फ्लाई आती हैं, अटैक करती हैं। उससे क्या होगा कि हम जब क्रॉप रोटेट करेंगे तो अपने आप वो जो इंसेक्ट्स हैं, दूसरी इंसेक्ट्स को मार देंगी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमें फार्मर्स को जो है, दे शुड मूव स्विफ्टली टू द शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप वैरायटी। हमें ये जो लॉन्ग हाइब्रिड हम कर रहे हैं उसकी जगह हमें शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप वैराइटीज़ को ग्रो करना चाहिए। और सबसे गंदी चीज़ बीटी कॉटन की क्या है कि दे सीड्स आर मोर एक्सपेंसिव देन द लोकल एंड द नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड वैराइटीज़। दूसरा क्या बनता है कि जो हम सीड्स नॉर्मल जो नॉन जीएम वैराइटीज़ होती हैं उनको रीयूज़ कर सकते हैं, बट जीएम वैराइटी जो है इट कैन नॉट बी रीयूज्ड एंड फार्मर्स नीड टू बाय न्यू स्टॉक फॉर एवरी ग्रोइंग सीजन। ठीक है? उस वजह से क्या हो रहा है कि लाइसेंस किसके पास है? मोनसैंटो के पास है। तो एक क्रिएट हो गई है मोनोपोली इंडिया में मोनसैंटो की। हम कह सकते हैं कि अगर हमें पेरू का एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हमें बचाना है तो हम क्या करेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ रैटूनिंग। रैटूनिंग क्या होता है बेसिकली, जैसे ना अगर आप देखेंगे, अगर आप नेट पे भी सर्च करते हैं, तो अगर जैसे कोई भी खेती उगाई जाती है ना, उसको क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से काट देते हैं, नीचे उसका हिस्सा छोड़ देते हैं ताकि वो दोबारा प्लांट में ग्रो हो सके। तो कहते हैं ये चीज़ नहीं अलाउ होनी चाहिए अगर हमें अपनी क्रॉप्स को बचाना है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स को प्रोहिबिट करें यूज़ करना, और हम रिटर्न करें। जो पेरू में एग्जाम्पल हुआ था कॉटन को बचाने के लिए और जो सक्सेसफुल रहा था, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि आप पे ये नहीं आएगा कि बीटी कॉटन के फ़ायदे बताओ। आपको आएगा फ़ायदे भी बताओ, प्रॉब्लम्स भी बताओ, उसकी सॉल्यूशन भी बताओ। तो आप ये पूरा का पूरा जितना मैंने आपको बताया वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्या किया था उन्होंने, रिटर्न टू द ओल्ड कैल्शियम एंड लेड आर्सेनेट्स एंड निकोटिन सल्फेट्स। ये जो इनका ऑर्गेनिक तरीका था। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, रीपॉपुलेशन ऑफ द एरिया विद नेचुरल एनिमीज हमें इंट्रोड्यूस करने होंगे। मतलब ऐसे जानवर इंट्रोड्यूस कर दो वो जो उन जानवर को खा जाए, या ऐसे पौधे उगा दो जिससे वो जानवर भाग जाए। और हमें डेडलाइंस एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी फॉर प्लांटिंग, प्लोइंग, इरिगेशन, प्रूनिंग एंड हार्वेस्टिंग। बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन हमें क्रॉप उगानी होगी। उसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट करेंगे ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस विच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्दी यूनिफॉर्म स्टैंड्स। इससे क्या हुआ था कि वहाँ की सारी जितनी भी कॉटन की प्रॉब्लम थी पेरू में, 1950s की बात है ये, बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था ईरान अफगानिस्तान। देखिए ईरान का हम ऑलरेडी जितना देखना था हम एक दो लेक्चर्स पहले देख चुके हैं, उसमें और घुसने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान का जो यूएस के साथ इशू है, क्या है कि दोहा पीस टॉक्स क्या हुई थी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बार बार डेट्स है ना, इट्स नॉट वर्थ। और भी कई ऐसे टॉपिक्स थे, जैसे अगर आपने देखा होगा, अभी हम कुछ और डिस्कशंस करेंगे, बट अगर आपने कोई टॉपिक्स की बात करूं तो आपने देखा होगा एक बिजनेस पेज पे फ्लैश सेल की बात है। इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। बट इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट कि मैं आपको डेट देता फिरूँ दोबारा दोबारा। आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको डेट्स मिल जाएंगी। उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ लाइट हेलीकॉप्टर्स को लेके भी था मिलिट्री की न्यूज़ में।
तो वो हम ऑलरेडी सारा का सारे लाइट हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो हम पहले ही लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे कि मैं आपको उसकी डेट्स दूँ। अगर आपको चाहिए डेट्स उनकी इस वक़्त की, तो आप बता दीजिएगा, हम आपको डेट्स दे देंगे। उस वक़्त एक एडिटोरियल पे था, बेसिकली ये सेक्शन उसको लेके था 309 को लेके, सुसाइड को लेके। उसमें कहा है कि इंडिया ने ना अपनी कॉलोनियल लीगल लेगेसी फॉलो कर रहे हैं, अपना दिमाग थोड़ा सा भी यूज़ नहीं कर रहे हैं कि विद चेंजिंग टाइम आपको भी चेंज होना पड़ेगा। कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया अटेम्प्ट टू सुसाइड इन 1961, बट इंडिया में आज भी वो लीगल मतलब इलीगल है सुसाइड करना, और आपको क्रिमिनलाइज किया जाता है अगर आप सुसाइड करते हैं तो। मतलब एक बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ था कि ताकि सेक्शन 309 को हटा दिया जाए, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था राज्यसभा में 1972, बट वो लोकसभा में पास नहीं हुआ था। अब यहाँ पे क्या दो ग्रुप्स बनते हैं, एक ग्रुप कहता है कि क्रिमिनलाइज होना चाहिए अगर आप सुसाइड करते हैं तो, और अगर या अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड करते हैं तो, और अगर आप एक ग्रुप कहता है कि नहीं, उनको छोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए जो अटेम्प्ट कर रहे हैं सुसाइड। अब क्या है, जो फेवर करते हैं पीनल प्रोविजंस कि उनको क्रिमिनलाइज मतलब सजा होनी चाहिए जो अटेम्प्ट कर रहे हैं सुसाइड की, वो जजमेंट कोर्ट करते हैं ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। उसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था राइट टू लाइफ जो है हमारा एम्बेडेड इन द आर्टिकल 21। वो कहता है कि सुसाइड जो है ना वो अननेचुरल है, अपने आप अननेचुरल टर्मिनेट कर रहे हो अपनी लाइफ को, तो वो इनकम्पैटिबल और इनकंसिस्टेंट है विद द कंसेप्ट ऑफ राइट टू लाइफ। इसलिए वो कहते हैं कि भैया पेनल प्रोविजन होना ही चाहिए, और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जजमेंट को एंडोर्स किया था 2011 में। अब जो आर्ग्यू करते हैं कि जो अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड शुड नॉट बी क्रिमिनलाइज, वो कोट करते हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति दुबल। उस जजमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि भैया सेक्शन 309 जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने कहा था, एग्जाम्पल दिया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम नॉट टू स्पीक एंड टू रिमेन साइलेंट ऑल्सो। याद रखेगा इस बात को, अगर आपको फ्रीडम मिलती है स्पीच की, तो आपको फ्रीडम चुप रहने की भी है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात बोलें, अगर आप चुप हैं और अगर आपसे कोई जबरदस्ती बुलवाना चाहता है तो आप कह सकते हैं माई फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट। वैसे ही उन्होंने कहा था इसी लॉजिक से कि राइट टू लिव ऑल्सो इंक्लूड राइट नॉट टू लिव, और किसी को फोर्स ना किया जाए जीने के लिए। तो इस वजह से कोर्ट ने कहा है कि भैया, और दूसरी बात क्या है कि अगर आप पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि ताकि वो प्रिवेंट कर सकें सुसाइड्स को, तो ये नहीं समझ आ रहा है कि उनको पनिश करने से उसको क्या फ़ायदा होगा। मतलब अगर आप किसी को जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, उसको आप पनिश सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो प्रिवेंट हो सके, सुसाइड ना करे, तो मतलब आप तो उसको और एक पनिशमेंट दे रहे हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको? बल्कि जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है ऑन द अकाउंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से, उनको तो बल्कि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चाहिए, उनको आप डॉक्टरी हेल्प दें, ना कि उनको आप प्रिजन में जेल की सज़ा दे दें। और 2017 में पार्लियामेंट ने इस केस को लेके तो एक पार्लियामेंट ने पास किया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट सेक्शन 115। उसका क्या कहता है, वो कहता है कि भैया अगर कोई आदमी अटेम्प्ट कर रहा है सुसाइड जस्ट बिकॉज कि वो स्ट्रेस में है, और अगर वो स्ट्रेस प्रूव हो जाता है कोर्ट में, तो उसको सज़ा नहीं होगी, ओनली इन द केस कि अगर वो सफ़र कर रहा है कोई मेंटल इलनेस से। बट अब सिचुएशन यही बनती है कि आप मेंटल इलनेस या स्ट्रेस कैसे प्रूव कर पाएंगे कोर्ट में कि हाँ ये जो वजह है उस वजह से करी गई है। अब इसका जो कंक्लूजन है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि इफ़ यू फेवर, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आप फेवर करना चाह, आपने पॉइंट्स बहुत सॉलिड लिख दिए हैं, दोनों पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद देखिए आपकी अपनी पर्सनल जजमेंट है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या आप कहते हैं कि नहीं इस लॉ को रहना चाहिए या इस लॉ को नहीं रहना चाहिए। वो आपके अपने व्यूज़ हैं, उस चीज़ के ऊपर आपको कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि आपने दोनों पॉइंट्स अच्छी तरह लिख दिए हैं। अब आपकी इच्छा है, आप उसको फेवर में डालना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये लॉ रहे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।